Dear student, a very good morning to you all. As you know that we are discussing about the chapter 34, subsection 453 to 477, titled Education, Suspension, Remission and Commutation of Sentences. It was a very long chapter. We have already uploaded 2 videos regarding the same titles, and we have tried our level best to cover majority of the sections. Earlier 2 videos, what we have already discussed, let me explain here. That is, we have, as you know well, that chapter 34 divided into the 5 segments. Under the first segment, what we have discussed, that is death sentences, how to proceed upon the death sentences. इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 453 में बात की गई थी सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर 409, यानी हाई कोर्ट ने अगर कोई डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा अगर डेथ सेंटेंस पारित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही कंफर्म करेगा उसकी सूचना जो है वो संबंधित जेलर को देगा और फिर बाद में आगे की प्रोसीडिंग जो है वो की जाएगी। या फिर हाई कोर्ट अगर डेथ सेंटेंसेस खुद दिया है तो ऐसी स्थिति में अपील और रिवीजन का अधिकार जो अगर पिटिशनर को होगा तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अप्लाई करेगा। 454 में हम लोगों ने देखा था एजुकेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ डेथ पास बाय द हाई कोर्ट, जिसमें कि अगर हाई कोर्ट ने कोई डेथ सेंटेंस पास किया है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट 2 प्रकार से डेथ सेंटेंस को दे सकती है। कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस दिया है और हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए आया है तो उसको वो प्रूव करेगी या अफर्म करेगी, और या फिर दूसरा हाई कोर्ट खुद डेथ सेंटेंसेस दे, तो दोनों ही मामलों में जो है पिटिशनर के पास अधिकार होता है कि वो उस फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करता है। तो अगर चैलेंज करता है तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, ये 454 में बताया गया। 455 में बताया गया कि अगर पोस्टपोनमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ डेथ इन केस ऑफ द अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई पिटिशनर ने हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील किया अंडर सेक्शन 134 एंड 136, स्पेशली पिटिशन अगर हाई कोर्ट में दिया है डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट के खिलाफ, डेथ सेंटेंस के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है वो में जब तक मामला पेंडिंग रहता है तब तक 455 में बताया गया उसके जो डेथ सेंटेंसेस के जो ऑर्डर है जो हाई कोर्ट ने दिया है उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था 456 में देखा था कि अगर कोई किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर कोई डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में चूंकि उसकी प्रेगनेंसी उसकी प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी पेट में बच्चा आ चुका है, ऐसी स्थिति में दो सजाए मौत नहीं दी जा सकती है। अतः उस प्रेग्नेंट लेडी को सजा को जो है कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला जाता है। ये 456 में बताया गया था। 457 में हम लोग देखा था कि पावर यहाँ पर अब पहला सेगमेंट खत्म हो गया था, वो था डेथ सेंटेंसेस का। दूसरा सेगमेंट में हम लोगों ने देखा था इम्प्रिजनमेंट के बारे में क्या रहा, पावर टू अपॉइंट इन प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी अभियुक्त को ऑलरेडी एक सजा चल रही है, दूसरी सजा दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे किस जेल में रखा जाएगा, इस बारे में बात की गई है। 458 में हम लोग देखा था एजुकेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जहाँ किसी व्यक्ति को अपराध के लिए आजीवन कारावास या कोई और सजा दी गई है, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि वो पहले से जेल में रखा गया है तो उसे हटाकर किस जेल में रखा जाएगा, इस बारे में 458 बताता है। 459 बताता है डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन। अगर किसी सेंटेंस को एग्जीक्यूट करना है तो वारंट कैसे जारी किया जाएगा, ये सारी बारे में बताता है। और 460 में बताता है वारंट विथ हुम टू बी लॉज, किसे वारंट को संबोधित करना है, जिसमें हम लोग को बताया था कि वारंट जो है ज़्यादातर वो जेलर को संबोधित किया जाता है। तीसरे सेगमेंट में हम लोगों ने देखा था लेवी ऑफ फाइन के बारे में बताया था। वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन, अगर जेल की भी सजा दी गई है, साथ ही साथ फाइन भी लगाया गया, फाइन नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी, ये बारे में बताया था। 461 में बताया गया था कि अगर अफेंडर पर फाइन लगाया गया है तो उसे कैसे वसूला जाएगा। उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसके किसी मोबाइल प्रॉपर्टी को या रियल प्रॉपर्टी को जो है वो सेल करके उसकी फाइन की वसूली की जाएगी। या अगर अफेंडर की इमोबल प्रॉपर्टी है तो ऐसी स्थिति में लैंड रेवेन्यू के एरिया के रूप में जो है वो डीएम जो है उसकी मालगुजारी के रूप में जो है उसको वो भुगतान कराएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लेवी ऑफ फाइन में देखी थी। और लेवी ऑफ फाइन के बाद जो है हम लोगों ने देखा था कि सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट 464 में देखा था। 464 में हम लोगों ने देखा था कि अफेंडर के ऊपर केवल फाइन का जुर्माना लगाया गया, फाइन नहीं देने के डिफॉल्ट के स्थिति में अगर जेल भेजा गया है तब कोर्ट चाहे तो उसे इंस्टॉलमेंट में फाइन जो है वसूल कर सकती है। इंस्टॉलमेंट वाला भी पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने 464 में देखा था।
465 में हमने देखा था कि जनरल प्रोविजंस है, जहाँ पर कि अगर एक कन्विक्टेड पर्सन जो है अगर उसे कोई सजा दी गई है और भाग गया है तो ऐसी स्थिति में अगर उसको पकड़ा जाता है तो उसकी सजा को पुनः कैसे रिवाइव किया जाएगा, इस संबंध में हम लोगों ने सारे प्रावधान को देखा था। साथ ही साथ 467 में हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंसेस ऑफ अफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस, एक बार कोई अपराधी अपराध करके जेल में सजा भुगत रहा है और वो पुनः अपराध किया गया है तो ऐसी स्थिति में को क्या प्रक्रिया अडाप्ट की जाएगी। 468 में हमने देखा था कि सेट ऑफ के बारे में देखा था कि पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय एक्यूज टू बी सेट ऑफ, यानी कि अगर एक एक्यूज ऑलरेडी कोई सजा ड्यूरिंग द ट्रायल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर कोई ऑलरेडी उसे अरेस्ट किया गया है और डिटेंशन में रहा है और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उसे कोई सजा दी है तो वो जो सजा ऑलरेडी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर वो सजा ऑलरेडी भुगत चुका है तो उस सजा को उसको सेट अप किया जाएगा। ये सारे प्रावधान हम लोगों ने देखा था। और लास्ट हम लोग फिफ्थ पार्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सस्पेंशन रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ज़्यादातर जो है वो डेथ सेंटेंसेस के केस में जो है वो अप्लाई किया था। यानी कि 5वां सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं। पहला सेगमेंट फिर मैं रिपीट करूं, पहला सेगमेंट डेथ सेंटेंसेस के बारे में था, दूसरा सेगमेंट इम्प्रिजनमेंट के बारे में था, तीसरा सेगमेंट लेवी ऑफ फाइन के बारे में था, चौथा सेगमेंट एजुकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में, चौथा सेगमेंट जो है वो एजुकेशन के बारे में था। और अब 5वां सेगमेंट जो है हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सस्पेंशन रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है 472 से लेकर 477 तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो है इस पूरे टाइटल का। 472 में बात की गई मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंसेस केसेस। मर्सी पिटीशन का तात्पर्य दोस्तों है कि अब ट्रायल कोर्ट यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है किसी अभियुक्त के डेथ सेंटेंसेस को जो है वो सजा को कायम रखे हैं। यानी कि अभियुक्त ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसे उसे कोर्ट ऑफ सेशन ने या हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है और फिर वो अपील में, रिवीजन में, रिव्यू में जाने के पश्चात भी उसके डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड किया गया। यानी कि अब उसके पास न्याय के रूप में यानी न्यायालय के से कोई होप नहीं रह गया है। तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पास एक लास्ट ऑप्शन है। दोस्तों ये लास्ट ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर मान लीजिए किसी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट को आप लगे, कोर्ट ने तो सजा दे दी है लेकिन कोर्ट की सजा के इतर भी अगर किसी को लग रहा है कि कहीं कोई इनजस्टिस हो रही है तो गवर्नर को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर है, पावर ऑफ पार्डन, कि वो उसकी सजा को जो है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पे वो माफ भी कर सकता है। कभी कभी ऐसा हुआ भी है। तो ऐसी स्थिति में मर्सी पिटीशन यानी कि दया की याचना जो है वो राष्ट्रपति या गवर्नर को पेश की जाती है। तो 472 में बात की गई अ कन्विक्ट अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ, कोई ऐसा कन्विक्ट है जिसे डेथ सेंटेंस की सजा दी गई है, वो खुद, हिज लीगल हेयर और एनी अदर रिलेटिव में, 3 चीजें वहां दोस्तों बताई गई है 472 में। या तो जिस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी गई वो खुद या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बच्चे, उसके पत्नी, उसके माता पिता, या फिर अदर रिलेटिव या कोई और रिलेटिव जो है, 3 व्यक्ति जो है, इफ ही वॉज नॉट ऑलरेडी सबमिटेड अ पिटीशन फॉर पर्सी, अगर अभियुक्त ने पहले से ही कोई मर्सी पिटीशन नहीं दिया है प्रेसिडेंट के पास, तो ऐसी स्थिति में फाइल ए मर्सी पिटीशन बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 472। ऐसी स्थिति में इन तीनों में से कोई व्यक्ति जो है मर्सी पिटीशन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। और साथ ही साथ या द गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नर को भी, स्टेट के हर स्टेट में गवर्नर होता है, उस गवर्नर को भी मर्सी पिटीशन अंडर आर्टिकल 161 दे सकता है विदिन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिनों के भीतर। किस फ्रॉम द डेट ऑफ विच द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, किस 30 दिन कब से शुरू होगी, जब सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल 2 चीजें करेगा, पहला और दूसरा। अब दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, इन्फॉर्म हिज अबाउट द डिस्मिसल ऑफ द अपील, रिव्यू और स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 3 चीजें अगर हो गई है और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने उसे सूचित किया है कि उसके पिटीशन को जो उसने जो अपने डेथ सेंटेंस के खिलाफ जो 3 चीजें अपील किया है हाई कोर्ट में, रिव्यू किया है या स्पेशल लीव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डाला है, इन तीनों को खारिज किया जा चुका है, डिस्मिसल किया जा चुका है। तब
जेलर उससे बताएगा कि आपका जो मर्सी पिटीशन जो आपने जो डेथ सेंटेंस के खिलाफ जो अपील किया है वो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जेलर जिस दिन उसको बताएगा उस दिन से 30 दिनों के भीतर, या फिर इन्फॉर्म हिज अबाउट द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ द डेथ बाय द हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस दे दी है और हाई कोर्ट ने ऐसे डेथ सेंटेंस को कंफर्म किया है, और ये सूचना जो है जेलर डेथ सेंटेंस जिस व्यक्ति को दिया उसे सूचना देता है, उस सूचना से 30 दिनों के भीतर, या एंड द टाइम अलाउड टू फाइल एन अपील और स्पेशल लीव इन द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपायर्ड। या अगर 136 में जो स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का जो टाइम है, मियाद जो होती है, विद इन लिमिटेशन पीरियड होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का इतने दिनों के भीतर आप सुप्रीम कोर्ट अप्लाई कर देंगे, उस दिन वो मियाद जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसे स्थिति में 30 दिनों के भीतर जो है वो जो है मर्सी पिटीशन जो है प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास वो प्रस्तुत कर सकता है। ये बात 472 में कही गई। फिर से मैं चीज बता दूं दोस्तों, साफ साफ इसमें 472 में बात की गई है, यदि किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो वो खुद या उसका रिलेटिव या कोई अदर रिलेटिव जो है, यदि वो ऑलरेडी मर्सी पिटीशन प्रस्तुत नहीं किया है तो 60 दिनों के भीतर जो है वो 72 में जो प्रेसिडेंट पावर ऑफ पर्डन है उसके तहत, और गवर्नर पावर ऑफ पर्डन को 161 के तहत भारत के संविधान के 2 अनुच्छेदों, गवर्नर के पास 161 का पावर है और प्रेसिडेंट के पास जो है वो 72 का पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी सजा को या तो माफ कर सकता है या उसको कम्यूट कर सकता है, छोटा कर सकता है, जैसे चाहे वो छोड़ भी सकता है। ये सारे पावर जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट ने जब क्षमा करता है तो कोई भी क्षमा वो दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में 30 दिनों के भीतर जो है वो प्रेसिडेंट के पास वो पिटीशन दायर करेगा। 30 दिनों के भीतर तब काउंट किया जाएगा जब उसका अपील, रिवीजन और स्पेशल लीव जो है वो का जो पिटीशन खारिज हो चुका है उस दिन से लेकर 30 दिनों के भीतर, या फिर जो है या फिर जो है जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा है उसे जेलर ने इन्फॉर्म किया है कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा जो उसका मृत्युदंड है वो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है, या फिर जो स्पेशल लीव पिटीशन 136 के अंतर्गत उसे पावर है, वो स्पेशल लीव पिटीशन का जो है डेट एक्सपायर हो चुका है, उसके 30 दिनों के भीतर जो है वो जो है राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन जो है वो पर्डन करने के लिए वो दायर करेंगे, साहब मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दीजिए। इस तरह का जो मर्सी जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो जारी करेगा। याद रखिएगा, अब यहाँ पर कोर्ट यानी जजेस को पावर नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के पावर नहीं कि पर्डन करे, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास ही पावर है। तो ये मर्सी जो है वो या तो गवर्नर देगा या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देगा। दूसरा है द पिटीशन अंडर सबसेक्शन 1 में इनिशियली बी मेड टू द गवर्नर। दोस्तों यहाँ पर 2 बातें कही गई है, या तो वो गवर्नर के पास जा सकता है या प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, लेकिन सेक्शन 472 का सेक्शन 2 क्वालिफाई कर रहा है कि इनिशियली जो है अगर दोनों के पास ऑप्शन जाने का, दोनों के पास जाने का उसके पास ऑप्शन है, तो इनिशियली जो है 472 का सब क्लास 2 ही कर रहा है, इनिशियली जो है वो गवर्नर के पास जाएगा, पहले वो राज्य के गवर्नर के पास पर्डन जाएगा, जिस राज्य में रहता है उस राज्य का गवर्नर के पास वो अंडर सेक्शन जो है वो 161 के तहत वो गवर्नर के पास मर्सी पिटीशन दायर करेगा। और अगर गवर्नर ने उसके मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है, गवर्नर एंड ऑन हिज रिजेक्शन और डिस्पोजल बाय द गवर्नर ने या तो उसके मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया है या मर्सी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तब जो है द पिटीशन शैल बी मेड टू द प्रेसिडेंट विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। तब ऐसी स्थिति में जिस दिन गवर्नर ने उस पिटीशन को खारिज किया या डिस्पोजल किया है उस दिन से लेकर 60 दिनों के भीतर जो है वो ऐसे डिस्पोजल के या रिजेक्शन के 60 दिनों के भीतर जो है वो प्रेसिडेंट के पास अप्लाई करे। यानी 2 ऑप्शन है, सीधे अगर वो प्रेसिडेंट के पास चल जाता तो ये पहला ऑप्शन अप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए 472 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो पहले दूसरा वाला ऑप्शन आप एक्सरसाइज करिए, उसमें अगर मर्सी पिटीशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है कोई बात नहीं, अगर उसमें खारिज हो जाता है तब आप प्रेसिडेंट के पास आइए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अब 472 का सब क्लॉज 3 करा है द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल का कोई भी सुपरिटेंडेंट या ऑफिसर इंचार्ज जो है शैल इंश्योर का मतलब शैल शब्द का प्रयोग करना ही होगा, यानी जेल के सुपरिटेंडेंट को ये काम करना होगा। क्या काम करेगा? दैट एवरी कन्विक्ट, जो भी कन्विक्ट जिससे कि मौत की सजा दी गई है, इन केस
देर आर मोर देन वन कन्विक्ट इन अ केस, जहां किसी मामले में एक से ज्यादा कन्विक्ट को किसी मामले में मौत की सजा दी गई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डेथ सेंटेंसेस किसी मामले में एक से ज्यादा कन्विक्ट को दी गई है। आल्सो फाइल अ मर्सी पिटीशन विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिनों के भीतर अगर उस सभी कन्विक्टों में से किसी एक कन्विक्ट ने या दो कन्विक्ट ने मर्सी पिटीशन को 60 दिनों के भीतर दायर कर रखा है प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास, एंड नॉट रिसिपिएंट ऑफ सच पिटीशन फॉर द अदर कन्विक्ट, और किसी मान लीजिए एक दो कन्विक्ट ने फाइल नहीं किया है, किसी कन्विक्ट ने मान लीजिए 4 कन्विक्ट है दोस्तों, दो कन्विक्ट में फाइल दो कन्विक्ट ने पिटीशन को फाइल किया है मर्सी पिटीशन को, और 2 ने फाइल नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में ये बात धारा ये 472 का सेक्शन 3 ये कह रहा है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल शैल सेंड द नेम, एड्रेस, कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड ऑल द अदर डिटेल ऑफ द केस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन अलॉन्ग विद द सेड मर्सी पिटीशन। तो ऐसी स्थिति में सुपरिटेंडेंट का जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को सारे अभियुक्तों के रिकॉर्ड, जो भी जिसको भी डेथ सेंटेंस दी गई है, जिसमें कि एक ने मर्सी पिटीशन अप्लाई किया और लोगों ने नहीं अप्लाई किए, तो वो सभी अभियुक्तों का जिसे डेथ सेंटेंस दी गई है उसका नाम, पता और कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस की कॉपी की का रिकॉर्ड जो है वो और ऑल अदर डिटेल या इस केस के संबंध में जितने भी डिटेल्स होंगे उस सभी को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो स्टेट गवर्नमेंट को उस मर्सी पिटीशन के साथ, जिस मर्सी पिटीशन मान लीजिए कभी तो मर्सी पिटीशन लगाया तो उस मर्सी पिटीशन के साथ जो है उसे फॉरवर्ड कर देगा कि भाई देखिए 2 ने अप्लाई कर रखा है तो 4 लोग अभियुक्त है, तो सभी का आप इस पर मर्सी पिटीशन के रूप में सुन लीजिए। ये पावर जो है जेलर को है और जेलर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को है, और जेलर जो है सेल्फ शब्द का प्रयोग है ये करेगा ही करेगा। 4th ये कहा गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट साइन ऑन रिसीप्ट ऑफ द मर्सी पिटीशन, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को मर्सी पिटीशन मिलता है, अगर प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मर्सी पिटीशन रिसीव होता है, सीक द कमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से कमेंट मांगेगी, एंड कंसीडर द पिटीशन अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ द केस, और उस कमेंट को कंसीडर करेगी प्लस रिकॉर्ड ऑफ द केस को कंसीडर करेगी, एंड मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन दिस बिहाफ, और तब ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड करेगी कि इस पर्टिकुलर केस में उसे क्या करना है, प्रेसिडेंट साहब को क्या करना है, एज स्पीडियसली एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 60 दिनों के भीतर फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट ने कमेंट दे दिया है उसके 60 दिनों के भीतर जो है वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड करेगी कि ये मर्सी पिटीशन जिस अभियुक्त ने दायर किया है उसके मामले में क्या करना है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड रिकॉर्ड फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है साफ 472 के क्लास 4 में कि अगर एक बार मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास दायर किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कमेंट मंगवाएगी, साथ ही साथ जेलर से सारे रिकॉर्ड को मंगवाएगी, और इसके ऊपर सारे चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करने के बाद जैसा भी जो भी रिकमेंडेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिनों के भीतर जो है वो प्रेसिडेंट को मुहैया कराएगी। सेक्शन 472 का सब क्लॉज 5 ये कह रहा है द प्रेसिडेंट में कंसीडर डिसाइड एंड डिस्पोज ऑफ द मर्सी पिटीशन एंड इन केस देयर आर मोर देन वन कन्विक्ट इन अ केस द पिटीशन शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि अगर राष्ट्रपति जो है जब भी मर्सी पिटीशन के मामले में को डिसाइड करेंगे तो जहां किसी केस में एक से ज़्यादा कन्विक्ट है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जो है एप्लीकेशन पर जैसे ही केंद्र सरकार का कमेंट ऑर्डर आ जाएगा वो जो है मर्सी पिटीशन को डिसाइड करेगी। याद रखिए दोस्तों, एक से ज़्यादा अगर कन्विक्ट है तो सभी को इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट जो है बहुत ही सिंपैथेटिकली उस एप्लीकेशन पर विचार करेंगे, और जैसा भी फिर कमेंट अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जेल की अथॉरिटी ने जो रिकॉर्ड में दिया है उसके आधार पर जो है वो फाइनल जो है जजमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेंगे। अब आइए दोस्तों 472 का सब क्लॉज 6 कहता है अपॉन रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द मर्सी पिटीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर मर्सी पिटीशन को डिसाइड कर दिया है, ऑर्डर पारित कर दिया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इन 48 आवर 48 घंटों के भीतर, जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर मर्सी पिटीशन पर दिया है उसके 48 घंटे के भीतर
कम्युनिकेट द सेम टू द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के होम डिपार्टमेंट को जहां भी अभियुक्त रखा गया है उस स्टेट के होम डिपार्टमेंट को जो है वो तुरंत सूचित किया जाएगा। एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल और अदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल, और फिर जेल के अथॉरिटी को सूचित किया जाएगा कि इसके मर्सी पिटीशन पर प्रेसिडेंट ने क्या निर्णय लिया है। मान लीजिए मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है तो ऐसी स्थिति में फिर जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है वो आगे के उसके फांसी देने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर वो कार्रवाई प्रारंभ कर देगा। और अगर छोड़ने का आदेश दिया है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है उसे छोड़ दे। भले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 48 घंटे के भीतर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो भी निर्णय दिया है उसे कम्युनिकेट किया जाएगा 48 घंटों के भीतर, वो होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट के माध्यम से सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को या अदर अथॉरिटी ऑफ द जेल को सूचित किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही बारीकी से मर्सी पिटीशन के बारे में इसे प्रावधान बनाया गया। आप देख रहे हैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो मर्सी पिटीशन, क्योंकि सजाए मौत का मामला है, एक व्यक्ति के जीवन को लेने का मामला है। ऐसी स्थिति में हर एक प्रावधान को स्पष्ट तौर पर एकदम क्लियर किया गया है कि ये अभियुक्त के पास जो है ये ऑप्शंस है और कैसे 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 वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है कौन से प्रक्रिया को जो है वो फॉलो किया जाएगा। और लास्ट है इस संबंध में दोस्तों, नो अपील शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने एक बार ऑर्डर दे दिया है तो इसके खिलाफ कोई भी अपील जो है किसी भी कोर्ट में दायर नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी है। अब उसने जो जजमेंट दे दिया है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन ऑलरेडी उस सजा को अपील किए हुए है। मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ने भी अगर खारिज कर दिया है तो ऐसी स्थिति में कहीं और अब इसकी अपील नहीं होगी, ये बात किया गया। और द गवर्नर मेड अंडर 72 और 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत अगर पावर ऑफ पर्डन का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर और प्रेसिडेंट ने कोई भी मैटर को खारिज कर दिया है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। एंड इट शैल बी फाइनल, ये जो है डिस्पोजल फाइनल होगा। एंड एनी क्वेश्चन एज टू द अराइवल ऑफ द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, और ऐसा कोई क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट ने कैसे ये डिसीजन ले लिया है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेसिडेंट ने ये निर्णय क्यों लिया है कि पिटीशन को खारिज किया जाए, इसके अगेंस्ट जो है कोई भी इंक्वायरी किसी भी कोर्ट में जो है वो नहीं किया है। यानी कोई भी इंक्वायरी जो है इसके किसी भी कोर्ट में कि प्रेसिडेंट ने क्यों निर्णय लिया, ऐसा क्यों नहीं निर्णय लिया, इस संबंध में कोई भी इंक्वायरी जो है किसी कोर्ट में नहीं चलेगी। यानी कि साफ साफ कह दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है कम्युनिकेट की जाएगी। और लास्ट उन्होंने कहा है कि अगर एक बार मर्सी पिटीशन जो है वो मर्सी पिटीशन का अपील अगर खारिज हो चुका है तो ऐसी स्थिति में किसी और कोर्ट में जो है या कहीं पर भी, यहाँ शैल शब्द का प्रयोग किया गया है कि एक बार खारिज हो चुका है तो वो फुल एंड फाइनल है, इसके अगेंस्ट कहीं अपील वगैरह नहीं होगी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मर्सी पिटीशन वाला जो चैप्टर था वो 472 का सेक्शन 1 से लेकर 7 तक मर्सी पिटीशन के बारे में था। अब आइए दोस्तों, पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस, कोई और सेंटेंसेस अगर दिया गया है डेथ पेनल्टी के अतिरिक्त तो उसे सस्पेंड और रिमिट कैसे किया जाएगा, इस संबंध में पावर जो बताया गया है। दोस्तों यह बात की है, व्हेन एनी पर्सन हैज सेंटेंसेस टू पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, यदि किसी भी अभियुक्त को कोई भी सेंटेंसेस दिया गया है, कोई भी पनिशमेंट दिया गया है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। अब तक पावर हाई कोर्ट को था, सुप्रीम कोर्ट को था कि वो जो सजा को रिव्यू कर सकता है, सजा को जो है रिवीजन में उसे बदल भी सकता है, ये पावर सारे कोर्ट को थी। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ज्यादातर मान के चलिए कि या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो ऐसी स्थिति में यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि किसी भी अभियुक्त को कोई भी सजा, किसी भी अभियुक्त को अगर कोई सजा दी गई है तो सजा को या तो वो रिमिट कर सकती है या फिर सस्पेंड कर सकती है। सजा को सस्पेंड में नहीं, सजा को रोक सकती है कि अभी कुछ दिन तक ये सजा रुकी रहेगी, या फिर रिमिट कर सकती है यानी सजा को वो माफ भी कर सकती है। ये पावर जो है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। एट एनी टाइम विदाउट कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब भी किसी भी सजा को सस्पेंड करेगी या रिमिट करेगी तो वो कंडीशन के साथ कर सकती है या विदाउट कंडीशन कर सकती है। Which the person sentenced accept suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment to which he has been sentenced। दोस्तों सजा को या तो पूरी तरह से माफ कर सकती है या उसके कुछ पार्ट को माफ कर सकती है। जैसे मान लीजिए सजा दी गई है कि उसे 3 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया,
तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो 10,000 रुपये जुर्माना वाला सजा को माफ कर दे और 3 साल की सजा को जो है वो कंटिन्यू कराए, या उल्टा भी हो सकता है कि 3 साल की सजा को वो माफ कर दे और 10,000 जुर्माना को कंटिन्यू करे। तो ऐसी स्थिति में सजा के किसी पार्ट को माफ कर सकती है, पूरी सजा को माफ कर सकती है। ये सारा पावर जो है प्रीवियड गवर्नमेंट को है, वो विद कंडीशन कर सकती है और फिर आप विदाउट कंडीशन किया सकती है। 473 के सब क्लास 2 में कहा गया है, whenever an application is made to the appropriate government for the suspension or remission of a sentence, the appropriate government may require the presiding judge of the court before। जब भी कभी कोई निर्णय appropriate गवर्नमेंट लेने जा रही है कि किसी भी अभियुक्त की सजा को सस्पेंड करना है या फिर रिमिट करना है, तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है, ये शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये सॉरी मे शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसी स्थिति में प्रीवियड गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्रिसाइडिंग अफसर में उस जज को जिसने कि अभियुक्त को सजा दी है, उस जज से ये कहेगी कि आप जो है वो अपने ओपिनियन टू स्टेट हिज ओपिनियन एज टू वेदर द एप्लीकेशन शुड बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड, कि इस सस्पेंशन के या रिमिशन के उस एप्लीकेशन पर वो या तो ग्रांट करे या रिजेक्ट करे, इस संबंध में आप अपने ओपिनियन दीजिए। उस जज से कहेंगे जिसने कि अभियुक्त को सजा दी है। Opinion and also to forward with the statement of such opinion a certified copy of the record of the trial or of such record there of the as is just। तो दोस्तों यहाँ पर बात एकदम साफ कही गई है। 473 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर डिसीजन ले रही है कि किसी भी अभियुक्त की सजा को रिमिट या सस्पेंड कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जिस जज ने उसे सजा दी है उस जज से पूछा जाएगा कि उसकी एप्लीकेशन को ग्रांट किया जाए या रिफ्यूज किया जाए, और वो रीजन के साथ बताए कि क्यों ग्रांट और रिफ्यूज किया जाए, और उस रीजन को जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है वो कोर्ट को देगा, प्रीपेड गवर्नमेंट को देगा, और प्रीपेड गवर्नमेंट जो है उसी के आधार पर जो है वो आगे का निर्णय लेगा। तीसरा है, इफ एनी कंडीशन ऑन विच द सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड और रिमिट is the opinion of the central government not fulfill, the appropriate government may cancel the suspension or remission, and thereupon the person whose favor the sentence has been suspended or remitted may if at law be arrested by any police officer। दोस्तों यहाँ बात की गई है कि मान लीजिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अगर किसी अभियुक्त को छोड़ने का आदेश दिया है या रिमिट कर उसके सजा को माफ किया हो, या उसकी सजा को जो है वो कम करने का आदेश दिया, या उसकी सजा को सस्पेंड करने का आदेश, कोई भी अगर आदेश दे रहा है प्रीपेड गवर्नमेंट, तो वो कंडीशन भी लगा सकता है। और किसी भी स्थिति पर अगर उस कंडीशन का वायलेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रीपेड गवर्नमेंट जो है वो उस रिमिशन को या उस सस्पेंशन को जो है के ऑर्डर को तुरंत कैंसिल कर देगी, और पुलिस अधिकारी से कहा जाएगा कि उस अभियुक्त को अरेस्ट कर जो है वो जेल में भेज दीजिए, और उसकी जो पूर्ववर्ती सजा जैसे जो सजा उसे माफ की गई थी उस सजा को जो है फिर से कंटिन्यू कराइए। फोर्थ में कहा गया, द कंडीशन ऑन विच द सेंटेंस इज सस्पेंडेड और रिमिटेड अंडर दिस सेक्शन मे बी वन टू बी fulfilled by the person in whose favor the sentence is suspended or remitted, or one independent of his bill। दोस्तों ये दो धारा 4 से ध्यान से देखिएगा कि जैसे मैंने बताया था कि जब भी कभी प्रीपेड गवर्नमेंट सस्पेंशन और रिमिशन का आदेश देगी वो कंडीशन के साथ दे सकती है। तो कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति फुलफिल करे। मान लीजिए कंडीशन ऐसा है जो वो फुलफिल कर ही नहीं पाए, आपके नज़र में अगर उसको लग रहा है कोर्ट प्रीपेड गवर्नमेंट का लग रहा है कि वो अभियुक्त ऐसा है जो हैबिचुअल भगोड़ा है या बार बार जेल तोड़ के भाग जा रहा है या जेल से भाग जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडीशन नहीं लगाया कि आप जेल से नहीं भागेंगे। ऐसी स्थिति में कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो फुलफिल किया जा सके, और ऐसा कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त के मन मुताबिक हो। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन जो है हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जो लगे कि कंडीशन लगाया गया है। फिफ्थ है, द प्रीपेड गवर्नमेंट में बाय जनरल रूल और स्पेशल ऑर्डर गिव डायरेक्शन एज टू द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड द कंडीशन ऑन विच पिटिशन शुड बी प्रेजेंटेड एंड डेल्ट विद।
यहाँ पर दोस्तों सब सेक्शन 5 में कहा गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर को सेंटेंस के सस्पेंशन का ऑर्डर अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से सेंटेंस के सस्पेंशन का ऑर्डर दे सकता है और उस कंडीशन को ही बता सकता है कि जिसके आधार पर उसके पिटिशनर को रखा जाए और किस तरह से डील किया जाए। दोस्तों जैसे भी किसी भी व्यक्ति को अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी सजा को सस्पेंड कर रही है या रिमिट कर रही है तो उस कंडीशन को बता सकती है, साथ ही साथ नियम को बता सकती है, उस नियम को भी प्रिस्क्राइब करेगी कैसे इसके सस्पेंशन के ऑर्डर को जो है वो डेल्ट किया जाए। प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है इन द केस ऑफ एनी सेंटेंस अदर देन द सेंटेंस ऑफ द फाइन, फाइन के अलावा अगर कोई सेंटेंस दिया गया है बेस्ड ऑन a person above the age of 18 years, अगर जिस व्यक्ति को सजा दी गई है या जिस व्यक्ति की सजा को सस्पेंड किया जा रहा है या रिमिट किया जा रहा है अगर उसकी उम्र जो है 18 साल से ज्यादा है, नो सच पिटिशन बाय द पर्सन सेंटेंस और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ शैल बी एंटरटेन अनलेस द पर्सन सस्पेंडेड इन अ जेल। दोस्तों यहाँ पर बात स्पष्ट की गई है कि अगर जिस व्यक्ति की यहाँ पर बात दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, प्रोवाइडेड क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को सेंटेंस दिया जा रहा है, कोई सेंटेंस दिया जा रहा है जो फाइन के अतिरिक्त है और उसके विरुद्ध यह सेंटेंस दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध जो सेंटेंस दिया गया है उसकी उम्र जो है 18 साल से ज्यादा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति को सेंटेंस दिया गया है, फाइन की इतर सेंटेंस दिया गया है, फाइन के अलावा कोई सेंटेंस दिया गया है, जेल की सजा दी गई है और उसकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तो उसके बिहाफ पर कोई भी पिटीशन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि जिस व्यक्ति ने जब भी जो भी व्यक्ति पिटीशन दायर कर रहा है उसे ये साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये सस्पेंशन और रिमिशन का एप्लीकेशन लगाया जा रहा है वो व्यक्ति जेल में है, या फिर जो व्यक्ति अप्लाई करने जा रहा है उसे साबित करना होगा, उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो है वो जेल में ही है। यानी कि सस्पेंशन और रिमिशन का ऑर्डर तभी पारित और एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा है प्लस वो जेल में है, तभी उसके सस्पेंशन और रिमिशन के एप्लीकेशन पर जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो विचार करेगी। ये दोनों सेक्शन ये बात को इंडिकेट करते हैं। अब दोस्तों 473 का सबसेक्शन 6 से कह रहा है द प्रोविजन ऑफ द एबव सबसेक्शन शैल आल्सो अप्लाई टू एनी अदर ऑर्डर पास बाय ए क्रिमिनल कोड। ये जो ऊपर का जो 473 का जो भी सस्पेंशन और रिमिशन का जो ऑर्डर है वो कोड जो है या तो बीएनएसएस के अंतर्गत या किसी और क्रिमिनल कोड के अंतर्गत जो है इस संहिता के अंतर्गत या एनी अदर लॉ विल रिस्ट्रिक्ट द लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन और इम्पोजेज एनी लायबिलिटी अपॉन हिम और हिज लायबिलिटी। यानी कि इस बीएनएसएस की धारक बीएनएसएस में तो ये कर ही सकता है, साथ ही साथ सारे जो सबसेक्शन है उसका लाभ जो है वो अभियुक्त को मिल सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ कोई और अदर लॉज है वो ऐसा लॉ है जो अभियुक्त के ऊपर जो है कोई लायबिलिटी या उसके फ्रीडम के ऊपर कोई लायबिलिटी इंपोज कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी पर कोई भी लायबिलिटी, किसी भी लॉज के द्वारा अगर अभियुक्त के पर्सनल फ्रीडम को जो है वो बाधित किया जा रहा है या उसकी लायबिलिटी पर कोई लायबिलिटी उसके प्रॉपर्टी पर कोई लायबिलिटी लगाई जा रही है तो ऐसे मामलों में ये सारे जो सबसेक्शंस है वो अप्लाई करेंगे ये बात। यानी कि बीएनएसएस में तो ये अप्लाई करेगा ही करेगा और भी लॉज में जो कि व्यक्ति के पर्सनल फ्रीडम को या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है उस मामले में भी ये सारे सबसेक्शन लागू होंगे। अब सबसेक्शन 7 ये कह रहा है इन दिस सेक्शन एंड द सेक्शन 474 द स्पेशल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स। दोस्तों यहाँ पर मैं बात किया था ये सारे जो पावर जो दोस्तों ये सारे पावर जो है 473 के पावर टू सस्पेंड और रिमिट ये सारा पावर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कौन, किसे हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानेंगे। तो मैंने एक मोटा मोटी वहां पर बताया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पर यही बात को क्लैरिफाई किया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 474 का जो सेक्शन है पावर टू कम्यूट सेंटेंस
इसके अंतर्गत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट और अन ऑर्डर रेफर टू सबसेक्शन 6 is passed under any law relating to the matter to which the executive power of the union extend the central government. दोस्तों यहाँ पर बात स्पष्ट है कि जो बात हो रही थी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है, साफ साफ यहाँ पर सब सेक्शन 7 में क्लियर किया गया है कि 474 यानी कि अभी जो पावर टू कम्यूट सेंटेंस के बारे में जो पावर है प्लस उसके अंतर्गत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पर भी सेक्शन 474 के अंतर्गत सब सेक्शन 6 के अंतर्गत जो ऑर्डर दिया जा रहा है, मैंने बताया था कि संहिता के अंतर्गत कोई भी ऑर्डर अगर दिया जा रहा है उसमें सारे सब सेक्शन अप्लाई करेंगे तो ऑर्डर दिया जा रहा है और वो ऑफेंस डायरेक्टली डील करता है यूनियन ऑफ इंडिया से। कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एक्ट से डील कर रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफेंस से डील कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और यदि अन्य मामलों में राज्य सरकार जिसके क्षेत्राधिकार में ऑफेंडर को सेंटेंस दिया गया है, वो राज्य सरकार जिसके क्षेत्राधिकार में ऑफेंडर को सेंटेंस दिया गया है, ऐसे मामले में या कोई ऑर्डर पारित किया गया है तो ऐसे स्थिति में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी दोस्तों एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही पूरे सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है, वो है पावर टू कम्यूट सेंटेंस। क्योंकि ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास बहुत ही ये ब्रह्मास्त्र है कि किसी भी सजा को जो है वो कम्यूट कर सकती है, कम्यूटमेंट कन्वर्ट कर सकती है, न्यून कर सकती है, उसको कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये बहुत ही यू कैन से दैट कि बहुत ही खतरनाक पावर है। अगर इसको सुसाइड करेगी तो किसी भी क्या कर सकती है, आप इसे देखिए कैसे ये खतरनाक पावर है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस, अभियुक्त के बगैर सलाह लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड हियर डियर स्टूडेंट, कि अभियुक्त से कंसर्न नहीं करेगी कि तुमको हम सजा को कम करे कि नहीं करेगी, वो उससे नहीं पूछेगी, सीधे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी कि अ सेंटेंस ऑफ द डेथ फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, किसी भी डेथ सेंटेंसेस को वो कन्वर्ट कर देगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अ सेंटेंस ऑफ डेथ फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अगर कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दी है तो उसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कन्वर्ट कर देगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। दूसरा है अ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर। अगर किसी अभियुक्त को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो 7 साल से ज्यादा की सजा वाले मामले में वो कन्वर्ट कर देगी। कि अगर मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास दिया गया तो ये कह सकती है अभी इसको आजीवन कारावास को हटाकर वो 10 साल की सजा दे सकती है, यानी 7 साल से ज्यादा की सजा देगी। अगर किसी अभियुक्त को आजीवन कारावास दिया गया है तो 7 या 7 साल से ज्यादा का सजा में वो कन्वर्ट कर सकती है स्टेट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तीसरा है अ सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स और मोर फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर। अगर 7 साल से ज्यादा की सजा दी गई है तो ऐसे स्थिति में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पावर है उसे कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा की सजा में वो कन्वर्ट कर सकती है। मान लीजिए 8 साल की सजा दी गई है तो उसे 4 साल की सजा में कन्वर्ट कर सकती है। चौथा है अ सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन चौथा है अ सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 7 ईयर फॉर फाइन। अगर 7 साल से कम की सजा दी गई है तो उसे फाइन में कन्वर्ट कर सकती है। और लास्ट है अ सेंटेंस ऑफ द रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट। जहां पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है उसे वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट में जो है वो कन्वर्ट कर सकती है। यानी कि आप देखें तो 1 2 3 4 5 प्रकार से वो कन्वर्ट कर सकती है। फिर से मैं रिपीट करूं दोस्तों, अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो 7 साल से ज्यादा का सजा देगी। 7 साल से ज्यादा की सजा दी गई है तो 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा देगी। 3 साल से कम की सजा दी गई तो फाइन में कन्वर्ट कर देगी। और अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी है तो उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो कन्वर्ट कर सकती है, तो ये पूरा का पूरा जो दोस्तों पूरा जो सेक्शन था 474 का। 475 में बात की गई रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस।
कुछ मामलों में जो है अगर रिमिशन और कम्यूटेशन का जो ऑर्डर है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। क्या रिस्ट्रिक्शन दोस्तों लगाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे भी देखिएगा। नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 473 में पावर टू सस्पेंड और लिमिट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके रहते हुए भी where a sentence of the imprisonment for life is imposed on a convict of a person, जहां पर भी किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, for which the death is one of the punishment, और आजीवन कारावास की सजा ऐसे व्यक्ति को दी गई है जिसमें कि मैक्सिमम सजा जो है वो आजीवन सजाए मौत थी। जैसे मान लीजिए कोई रेप किया है दोस्तों, गैंग रेप किया है, उसे कम से कम आजीवन कारावास और मैक्सिमम जो है डेथ पेनल्टी की सजा दी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर उस अपराध के लिए डेथ पेनल्टी दी जा सकती थी, लेकिन कोर्ट ने कुछ कंसीडर करके उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। तो ऐसे मामलों में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है दोस्तों, उसकी सजा को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रोवाइडेड बाय द लॉ और वेयर अ सेंटेंस ऑफ द डेथ इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन हैज बीन कम्यूट 474, यहाँ पर पावर है कि डेथ सेंटेंसेस को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 7 साल से ज़्यादा की सजा में कन्वर्ट कर सकती है। तो अगर यहाँ पर डेथ सेंटेंसेस एक सजा थी लेकिन उसे न देकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस सजा को माफ कर रही है तो कम से कम उसे 14 साल जो है जेल में रहना ही होगा, तभी सजा को माफ किया जाएगा। यानी कि ये नहीं हो सकता है कि 14 साल से पहले उसे आजीवन कारावास वाले अभियुक्त को जो है वो बाहर निकाला जाए। अगर उसकी सजा, पुनः मैं रिपीट करूं कि किसी ऐसे अभियुक्त को डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है जिसमें कि डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता था, लेकिन डेथ सेंटेंस के लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो ऐसे स्थिति की सजा, ऐसे में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसकी सजा को माफ करना चाहती है तो माफ तभी करेगी। रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि 14 सालों तक कम से कम वो जेल में रहे, तभी उसकी सजा को माफ किया जाएगा। 14 साल से पहले उसकी सजा को माफ नहीं किया जा सकता। ये बात जो है वो, यानी 14 साल तो उसे जेल में रहना ही होगा, 14 साल के बाद ही वो जेल से रिलीज किया जा सकता है। ये बात जो है दोस्तों, वो ये बात 475 में कही गई। 476 में कहा गया है कि कंकरेंट पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द डेथ सेंटेंसेस। यहाँ पर बात बहुत छोटी सी सेक्शन है दोस्तों। 473 और 474 की पावर का इस्तेमाल अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो ऐसी स्थिति में डेथ सेंटेंसेस का अगर मामला है तो ये पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर डेथ सेंटेंसेस का मामला है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट बेशक ये कर सकती है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है डेथ सेंटेंस के मामले में जो है वो 473 और 474 के पावर को इस्तेमाल कर सकती है। अब दोस्तों लास्ट सेक्शन बच गया 477, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि ब्लैक बोर्ड में आपकी जगह कम थी और चूंकि मुझे एक ही सेक्शन के लिए दूसरा ब्लैक बोर्ड की इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी, अतः मैं इसे सिर्फ आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 477 का जो लास्ट सेक्शन है वो बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंकरेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है उस पावर का इस्तेमाल स्टेट गवर्नमेंट तभी करेगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट कर लेगी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर कंसल्ट किए स्टेट गवर्नमेंट अपने इस पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी। ये बात 477 में बताई गई है। इसका जो क्लॉज है दोस्तों ये है कि किसी भी पनिशमेंट को रिमिट या कम्यूट करने के बारे में जो पावर 473 और 473 और 474 में जो पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को है वो ज़्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को जो शक्ति दी गई है इस पावर को इस्तेमाल करने की, वो बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्ट से वो नहीं करेगी। जब भी इस पावर का इस्तेमाल करना है 473 और 474 के अंतर्गत, तब अगर ये निम्न दशाएं हैं तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करनी होगी। ये दशाएं 3 हैं दोस्तों, यानी 3 ऐसी दशाएं हैं जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस कर ही निर्णय लेना होगा रिमिशन का और कम्यूटेशन का। पहला है ऐसा कोई मामला जिसका इन्वेस्टिगेशन जो है किसी ऐसी एजेंसी के द्वारा किया गया है जो सेंट्रल एक्ट के तहत उसका अन्वेषण करने के लिए वो सक्षम है। जैसे मान लीजिए सीबीआई दोस्तों, सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और अगर किसी मामले में सीबीआई ने किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है तो ऐसी स्थिति में जो है अगर अभियुक्त को रिमिशन करना है
सस्पेंशन करना है 473 और 474 के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर डिस्कस करना होगा, कंसल्ट करना होगा कि इस अभियुक्त को छोड़ा जा रहा है या नहीं, ये उसके सजा को माफ़ किया जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर डिस्कशन किए वो नहीं कर सकता है। दूसरा है कि जहाँ पर कोई ऐसा मामला है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति को डैमेज किया गया है, मिस एप्रोप्रिएशन किया गया या डिस्ट्रक्शन किया, 3 वर्ड दोस्तों ये है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है किसी अभियुक्त के द्वारा, और डिस्ट्रक्शन किया गया है और उसे सजा दी गई है ऐसे अभियुक्त को सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए, तब ऐसी स्थिति में बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्ट्रक्शन के उसकी सजा को कम्यूट स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और तीसरा है कि अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जो केंद्रीय सेवाओं में रहते हुए अपने पद के पदी कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है और उसने कोई ऐसा अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन के बगैर स्टेट गवर्नमेंट ऐसी सजा को माफ़ नहीं कर सकती। तो कुल मिला के दोस्तों पूरा का पूरा जो हम लोगों ने सेक्शन देखा था 453 से लेकर 477 तक का ये मामला था, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस। Though it is a very boring section, I know very well that there is a procedural part, बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन फिर भी despite of that I have tried my level best to understand you in a very simple manner, and I hope that कि all the students are able to understand what we have conveyed to all of them. Thank you very much.